जय हिंद साथियों। तो हम कर रहे हैं यूनिक पब्लिकेशन के बुक से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और अभी हम शुरू किए हैं 2024 के पूछे गए क्वेश्चन, जिसमें हम मैथ्स के सेट कर रहे हैं 25 क्वेश्चन का। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 3 अप्रैल 2024 को पूछे गए 25 क्वेश्चन। तो आप कहिएगा कि सर हमने इससे पहले जो वीडियो है 1 अप्रैल को डाला है, और 2 अप्रैल का कहिएगा कि सर 2 अप्रैल का क्यों नहीं। तो 2 अप्रैल का हमने प्ले लिस्ट में पहले ही उसका वीडियो बनाया था, तो उसको हमने डाल दिया है। आज हम इस वीडियो में 3 अप्रैल 2024 को पूछे गए सभी 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, आपके बोर्ड पर हम डाल देंगे। पहला क्वेश्चन आपके है बार सिस्टम से, जिसको हम रेकरिंग सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आपका क्वेश्चन दे दिया है 0.001, क्वेश्चन नंबर 26 सेट का क्वेश्चन कहता है कि 0.001, और इन तीनों पे क्या है, तो आपका इस तरीके का रेकरिंग है। इसको हम बार भी कहते हैं और रेकरिंग भी कहते हैं। और इसको बोला है कि आपको p बट्टे q के रूप को दिखाइए, यानी p बट्टा q क्या होता है, परिमेय संख्या का रूप होता है, तो उसके रूप में दिखाना है। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को जब रेकरिंग रहे तो दशमलव से पहले अगर कोई संख्या ना हो और दशमलव के बाद सिर्फ रेकरिंग है और सभी नंबर पे है, तो जितने नंबर पर रेकरिंग है उस नंबर को आप बिना रेकरिंग का लिखिए, और जितने नंबर पर रेकरिंग है जब रेकरिंग हटाइएगा तो उन सभी के बदले में आपके 9 आएगा नीचे, यानी 3 नंबर के पर से आप रेकरिंग हटाते हैं तो 3 9 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/999। आपके ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, सपोज करिए कि 0.004, अब यहाँ पे 2 पे रेकरिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो जितने पे रेकरिंग है पहले हम लिख देंगे तीनों संख्या को, और जितने पे रेकरिंग है उसके लिए आपको उतनी बार 9 लिखना पड़ेगा, और जितने पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए आपको 0 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा 5 का पावर 2। क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन बोला है कि ये दशमलव प्रसार के कितने स्थानों के बाद ये रुक जाएगा। तो आपको दशमलव प्रसार में 2 तरह के क्वेश्चन, एक तो शांत और एक अशांत। शांत हम उसे कहते हैं जो दशमलव के किसी बाद भी किसी स्थान तक जाके पूरा कट जाए, उसे हम शांत प्रसार कहते हैं। तो बोल रहा है कि ऐसे जो ये भिन्न है, ये आपके दशमलव के कितने स्थानों बाद जाके शांत हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि शांत और अशांत पहचानने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, नीचे के जो हर होता है, हर में हम देखते हैं या तो हर आपके 2 into 5 के मल्टीपल में हो। आपको पता होना चाहिए कि किसी नंबर में अगर आपको 10 लाना है तो किसका जोड़ा होना चाहिए, 2 और 5 का। और जिस भी संख्या को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव के बाद पूरा कट जाएगा। तो हमको ध्यान रखना है कि ऐसे अगर कंडीशन आ जाए कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक कटे, तो 2 की मैक्सिमम पावर जितना रहेगा उतना ही स्थानों तक वो संख्या कटेगी। इसलिए क्योंकि कोई भी संख्या आप लेंगे तो उसमें 2 अधिकतम आएगी कंपेयर देन 5 के, और शांत होने के लिए 2 या 5 का कॉम्बिनेशन, या सिर्फ 2 होना चाहिए बट्टे में या सिर्फ 5 होना चाहिए, तो वो संख्या आपके शांत हो जाते हैं। लेकिन आप ध्यान देखिएगा, तो 2 जो है आपके हर 2 नंबर के बाद आता है, 2 4 6 8। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी देखिए 2 है, यहाँ देखिए 1 2 है, और यहाँ तो आप देखेंगे 2 3 2 है ना। लेकिन 5 कितने पर आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब है कि 5 का जो संख्या होगा इसके कंपेयर देन कम आएगा, है ना। ये हर 2 नंबर पे रिपीट होगा, तो इसलिए किसी भी संख्या में 2 की संख्या ज्यादा आती है। तो जब हमको दशमलव प्रसार दशमलव के स्थानों तक निकालने की बात करें, तो 2 का जितना घात होगा वही इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि दशमलव के 4 स्थानों तक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो आपके सेट के 28 नंबर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है, यानी 2 कितनी बार गुना के रूप में आया है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1440 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। और आपको पता है कि 2 का ही घात पूछा है, तो हम 2 से ही इसको, सबसे छोटी संख्या 2 ही होती है जिसको कोई संख्या काटती है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्या को काट देगी। तो 2 से काटेंगे तो ये 36 बार में, 2 से काटेंगे फिर 180, फिर 2 से काटेंगे तो इसको 90 बार में, और 2 से काटेंगे तो 45 बार में। अब आप 3 से या 5 से लगाने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ 2 का घात पूछा है।
तो इसमें आप देखिएगा तो 45 एक विषम संख्या आ गया, और विषम संख्या कभी भी 2 से नहीं कटती है। तो इसके बाद 45 में आपको 2 आने ही वाला नहीं है, तो सिर्फ हम इसी को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी इसका 2 का गुना कितनी बार आएगा, ये इस अभाज्य गुणनखंड में 5 बार, और इसी को हम लिख देते हैं 2 का पावर 5, यानी 2 का अधिकतम घात, पावर को ही हम घात बोलते हैं। तो 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा इस संख्या में, तो ये क्वेश्चन में 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर आपके सी में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 ये तभी निकालते हैं जब आपके पास 2 समीकरण दिया रहता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में, ठीक है, तभी आप A1 बट्टा A2 निकालते हैं, है ना, बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर C1 बट्टा C2 वाला आप निकालते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ x का मान दिया है और y का मान दिया है, और यहाँ से हल पूछ रहा है, तो बिना समीकरण के हल संभव नहीं होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आपके बहुपद दिए हुए हैं, और इसको x माइनस 1 से भाग देना है, तो शेषफल क्या आएगा, x माइनस 1 से भाग करना है। भाग करने की बात बोला है तो कुछ नहीं करिए, ये आपके x माइनस 1 बराबर 0 बैठा दीजिए, तो x का मान क्या आ गया 1, तो x का मान 1 बैठा है ना, तो अब जहां जहां x है 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और प्लस 1, और यही जो मान आएगा वही शेषफल हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 और 2 क्या हो गया आपस में कट गया, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर सवाल है कि द्विघात समीकरण 16x² माइनस देखिए कहा गया है कि 16x² माइनस 4px प्लस 9 बराबर 0 बराबर ये द्विघात समीकरण दिया गया है, और इसमें बोला है कि इसके मूल जो है वास्तविक और समान है। तो आपने अगर बहुपद और द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा है तो हम बार बार इसी चीज को रिपीट करते हैं, क्योंकि हर दिन जितनी बार आए उतना आपको डिटेल बता पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल टाइम निकाल के हम वीडियो बना पाते हैं। ठीक है, आपका कमेंट भी रहता है कि सर वीडियो क्यों नहीं डालें, तो चूंकि हमारा भी अपना काम है, उसमें बहुत शेड्यूल बिजी होने के बाद तो हम कह रहे हैं कि यदि आप गणित के थ्योरी पेपर नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन करने में आपको परेशानी होगी। तो जो द्विघात बहुपद का कॉन्सेप्ट होता है वही द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट होता है। वहां पे शून्य कहा जाता है अल्फा बीटा को, और यहाँ पे बोला जाता है उसके मूल। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि वास्तविक और समान है, तो वास्तविक और समान मूल तभी होता है जब d का मान होता है 0, और d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। d कहां से निकलता है b² माइनस 4c, यानी इसका मान 0 होना चाहिए, तभी इस द्विघात समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक भी होगा और समान होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, पहले हम a b c निकाल लेते हैं। तो a हमारा क्या हो जाएगा, तो x² का गुणांक, तो ये 16। b हमारा क्या हो जाएगा, तो ये x का गुणांक, तो ये पूरा आ जाएगा माइनस का 4p, तो माइनस 4p, और c क्या हो जाएगा, तो हमारा 9 प्लस में। अब कुछ नहीं करना है, b² माइनस 4ac पे बिठा दीजिए, तो b² यानी माइनस 4p का होल स्क्वायर माइनस 4, a हो गया आपका कितना 16 और c हो गया 9 बराबर 0। अब आप जब आप माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है गुना होके, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और p का स्क्वायर करेंगे तो p² बराबर कर दीजिए, क्योंकि ये माइनस पूरा जाएगा उस साइड, तो कितना हो जाएगा 16 नमा 144, और 144 का 4 से भाग गुना करेंगे तो 4 चक 16 और 16 1 17, 4 1 4 1 5, यानी 576 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब p² निकालना है हमको, तो 576 बटा 16 करेंगे, 16 से काट के देखेंगे, तो 16 से काटिए तो 16 3 48 बचा 9 और 16 6 96 36। जब p निकालेंगे तो इसके ऊपर यानी 36 के ऊपर प्लस माइनस दोनों के साथ हमारा रूट चढ़ेगा, और p का मान हो जाएगा प्लस 6 और माइनस 6। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे आप प्लस माइनस क्यों चढ़ाएं, तो देखिए अगर हमको 36 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालना हो तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, रूट में इसका 6 गुना 6 करते हैं, और 2 जोड़ा में जो रूट में रहता है उसके बदले 1 बाहर निकालते हैं। लेकिन किसी कॉफिशिएंट का मतलब किसी चर मान पर, जैसे x का स्क्वायर बराबर 36 है और x निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस बिठाना पड़ता है 36। क्यों? क्योंकि ये चर मान है ना, यहाँ पे
+6 और -6, तो देखेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 36 देगा और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 36 देगा। तो माइनस का भी 36 और प्लस का भी 36 होता है, इसीलिए चर मान बदलते रहता है। चर मान का x का पावर 2 है, यानी x का 2 मान होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 36 का कर रहा है तो उसका एक ही मान होगा। सिर्फ संख्या का अगर हमको वर्गमूल निकालना हो तो सिर्फ एक ही वर्गमूल निकलता है, वो निकलता है पॉजिटिव में, धनात्मक में। लेकिन अगर किसी चर मान पे से, वेरिएबल पर से आप स्क्वायर हटाते हैं तो सामने प्लस माइनस का 2 चिन्ह देता है। आपको समझ गया है? तो ये इस तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब दो चर एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो देखिए, जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण जो एक घात का होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। चूंकि a और b अगर 0 हो जाएगा तो x और y गायब हो जाएगा, तो इसमें चर मान रहेगा ही नहीं, सिर्फ कोएफिशिएंट रह जाएगा, मतलब कांस्टेंट पार्ट रह जाएगा, ठीक, अचर मान। तो यहाँ पर ये कंडीशन होगा। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, a और b बराबर नहीं होना चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 कहता है 12 आंकड़ों का माध्य 14 है, बाद में पता चला कि -24 की जगह भूलवश 24 लिखा जा चुका है, वास्तविक संख्या क्या होगी? तो हमने माध्य मानक बोलो कि पहले भी सेट में हमने बताया था कि जब हमको माध्य दिया रहे 12 आंकड़ों का, तो 12 का हम लिख लेंगे 14 है, तो इसका अगर कुल योग करेंगे हम तो कितना हो जाएगा साहब? तो 12 गुने 14। चूंकि हमने बताया था कि जो संख्या दिया है और जो जिसका माध्य दिया है, अगर संख्या गुने माध्य लिख देते हैं तो योग हो जाता है। उसको करेंगे तो 14 दूना 28 और 14 और 2 16, 168 हो जाएगा। अब कहा गया है कि बाद में पता चला कि -24 की जगह भूलवश हम 24 लिख दिए। 24 लिख दिए, इसका मतलब क्या? 24 ज्यादा लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें 24 घटा दीजिए, है ना। तो अब यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा? ये टोटल दिए, तो यहाँ कितना घटाना होगा आपको? ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको लिखना था -24, ठीक है, और आप लिख दिए +24, है ना। तो इसमें क्या हो गया? -24 से +24 जाने के लिए आपने 48 जोड़ दिया। क्यों, कैसे जोड़ दिया? कि पहले तो आप ये 24 एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे, है ना, जो माइनस का घटाना था वो भी आप जोड़े, तब जाके 0 आया होगा, तब जाके 24 जोड़े। तो 24 और 24 48 इसमें जोड़ दिए, तो इसमें से 48 आपको माइनस करना होगा। तो 8 में से 8 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2 और ये 1। तो अब जो बचेगा 120, यही 120 12 का आपको निकालना है क्या? औसत। तो अब 12 से भाग कर देंगे, तो 12 से 120 करेंगे तो 10 होगा, तो इसका नया जो औसत होगा वो 10 होगा, ऑप्शन नंबर ए में। बहुत लोगों के यहाँ समझ में नहीं आएगा। देखिए, अगर आपके पास 12 रुपया आप घाटे में हैं और 12 रुपये घाटे से आपको 12 रुपये प्रॉफिट में होना चाहिए, मतलब 12 रुपये आप कर्जे में हैं, और उसके बावजूद कुछ दिन के बाद आपके पास कर्जा सधाने के बाद आपके अकाउंट में 12 रुपया है, यानी धनात्मक मान। तो आप क्या किए होइएगा? पहले 12 रुपया कमाए होइएगा, सधाए होइएगा, और फिर 12 कमाए तब जेबी में है, यानी -12 से लेके +12 आने तक आपने 24 रुपया कमाया है, उसी में से आप 12 सधाए हैं और 12 आपके पास रहा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब -24 लिखना था और लिख दिया 24, इसका मतलब पहले तो ये -24 आता 0 पे, तो ये घटना था, लेकिन ये भी जोड़ा गया और पुनः ऊपर से 24 जोड़ दिया, तो 48 एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नंबर जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन आपके क्रमिक बट्टा से है, जिसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। और सक्सेसिव डिस्काउंट का एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में रहता है, जैसा कि हमने 1 अप्रैल को भी क्वेश्चन किया था, उसमें भी था। कहा गया कि किसी वस्तु का मूल्य एक 30% बढ़ा दिया गया। मान लीजिए वस्तु का मूल्य हमको पता नहीं, यानी सीपी है ना, कॉस्ट प्राइस 100 था, लेकिन इसको बढ़ा के क्या कर दिया? 130 कर दिया। 30% क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया, प्लस हम लिख दिए 30% ज्यादा, तो 130 कर दिया। अब बोला कि जब 130 अंकित कर दिया ना, तो उस पर 10% प्लस 10% का क्रमिक बट्टा दिया, तो अंतिम लाभ कितना है? ठीक है, ये जो वस्तु दुकानदार खरीदा है ये 100 में खरीदा है, लेकिन इस पे अंकित ज्यादा कर दिया, 130 कर दिया, और 130 पे अब 10% पहले डिस्काउंट देता है ना, तो 10% डिस्काउंट देगा तो 90% इसका रेट लेगा, तो 13 नमा कितना होगा? 117। तो 117 रुपया अभी भी लेगा, लेकिन बोला कि नहीं, 10% का एक डिस्काउंट नहीं, 2 डिस्काउंट दे रहे हैं, और इसी को बोलते हैं क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा मतलब 10-10 का 2, इसी पे नहीं, क्रमिक बट्टा बोला जाता है कि पहले 130 पर देंगे 10%,
और उसके बाद जो बच जाएगा हमारा अमाउंट फिर उस पर हम 10% देंगे, तो इसी को क्रमिक बट्टा करेंगे। चूंकि ये 10% का है तो 10% आपका इजी होता है निकालना, तो पुनः इस पे 10% का डिस्काउंट देगा। तो जब इस पे 10% का डिस्काउंट देगा तो कितना घटाएगा, तो 10% इसका कितना हो जाएगा 11.7। तो जब 11.7 इसमें से घटाएंगे हम, तो ये 3 आ जाएगा, ये 6 में से 1 गया तो 5, और ये 0 ये 5, यानी 105.3 रुपया में फाइनली उसको मिला है। 105.3 में फिर भी इसको मिला है 2 क्रमिक बट्टा देने के बाद। तो पहले समान था कितने का 100 का, लेकिन अभी भी जब 2 क्रमिक बट्टा दे दिया फिर भी उसको कितना में बेचा है 105.3 में, यानी 5.3% का अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। कहिएगा सर ये परसेंटेज कैसे निकाल दिए, तो देखिए 5.3 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितने में हो रहा है 100 में। तो जब हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं लाभ, ठीक है, बट्टे में क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य कितना है 100, और परसेंटेज के लिए हम 100 से 100% से क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 100 से 100 कट गया, बचा कितना 5.3%। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखें। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है एसआई के इंस्टॉलमेंट से, और इंस्टॉलमेंट का हम पहले एक क्लास लेंगे, उसके बाद जितनी भी शिफ्ट में इंस्टॉलमेंट पूछा गया है उसको आसानी से समझाएंगे। क्योंकि इंस्टॉलमेंट आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, और बहुत जल्द कल या परसों में हम इंस्टॉलमेंट का एक छोटा सा थ्योरी क्लास लाएंगे, और उससे रिलेटेड जितनी भी शिफ्ट में इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन पूछा है, और एक क्वेश्चन आपके किस्त से पूछता है सिंपल इंटरेस्ट से, तो उसको हम अच्छे से करवाएंगे। तो अभी इसको हम स्किप करते हैं, तो अभी आपका पूरा गड़बड़ा जाएगा मामला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 पर पढ़ते हैं, और 37 नंबर आपके निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। बोला कि y का मान बताइए जिसके लिए p का मान दिया है 2, -3, कोई बात नहीं सर, और q दिया है आपके 10, y, कोई बात नहीं सर। उसके बाद पूछा है कि इसके बीच की दूरी जो है ना वो 10 मात्रक दे दिया गया है। अब बोल रहा है किसका मान निकालने के लिए, तो बोल रहा है कि जो गायब है उसका मान निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर x1 दे दिया है, और यहाँ पर y1 दे दिया है, यहाँ x2 दे दिया है, और यहाँ y2 है। आपको पता है कि 2 पॉइंट है p और q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया है 10 मात्रक। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, कुछ नहीं करना है। दूरी सूत्र बराबर, दूरी आपको ऑलरेडी दे दिया है कितना है 10 मात्रक, ठीक है। और यहाँ चलिए, तो यहाँ से दूरी दे दिया है 10 मात्रक, दूरी का फॉर्मूला हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और बराबर ही दे देंगे 10। जब ये हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इस बगल स्क्वायर चढ़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तभी रूट हटता है। अब x2 कितना है, तो x2 है 10, और x1 कितना है 2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। y2 कितना है आपके y, और y1 कितने हैं -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, और बराबर ही हो जाएगा 100। अब यहाँ से 10 - 2 करेंगे 8, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 64 बराबर कुछ साइड चल जाएगा तो घट जाएगा, और ये a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और 2ab, तो 2 × a हो गया y और b हो गया 3, और बराबर हो जाएगा 100 - ये 8 का स्क्वायर 64 घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। ये y स्क्वायर हो गया +9, और ये +3 दूना 6y, और यहाँ से 64 में घटेगा 100 तो कितना आएगा 36, प्लस का 36, तो इधर आ जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। अब यहाँ से आप करिए तो y स्क्वायर प्लस 6y, और यहाँ पे माइनस का कितना 36 में से 9 गया तो बचेगा कितना, तो आपके बचेंगे 27, ठीक है, बराबर 0। तो अब ये जो रूप ले लिया, आपको ले लिया द्विघात समीकरण का रूप, यहाँ से y का मान आपको निकालना पड़ेगा, और इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा, यानी तो कितना आ जाएगा -27y स्क्वायर। अब हमको क्या करना है कि इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ या घटाव करने पे ये आना चाहिए और गुना करने पे ये आना चाहिए। तो इसको आप कैसे करिएगा, तो y स्क्वायर अगर हम 9 तिया करें तो 9 तिया 27 हो जाता है, और यहाँ पे अगर 9y और -3y करें, है ना, तो ये क्या आ जाएगा -9 का गुना और 3 का गुना, 9 तिया 27 माइनस में आ जाएगा, और y गुना y स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम कर लेते हैं, तो y इन दोनों में कॉमन लेंगे हम, तो y कॉमन आएगा, तो y कॉमन आएगा तो बचेगा y + 9, ठीक है। फिर यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y और +9 बराबर 0। अभी y + 9 दोनों में है कॉमन, तो दोनों कॉमन ले लेंगे, और यहाँ y - 3 बराबर 0। दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे,
तो y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा -9, और यहाँ y -3 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 3। चूंकि हमको y का मान चाहिए था, तो y का मान हम कौन सा ले, 2 मान होगा, तो -9 और 3 हो जाएगा, तो -9, 3 इनके दोनों मान हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो यहाँ से y के आपके 2 मान आएंगे, -9 और -3। 38 क्वेश्चन कहता है कि बिंदु ए, बी और सी 3 बिंदु दिए हैं, तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो ये त्रिभुज कौन सी त्रिभुज होगी। तो देखिए, एक त्रिभुज आप ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे ए, बी और सी दीजिए। ए का निर्देशांक दिया है 0,6, बी के निर्देशांक दिया है -5,3 और सी का निर्देशांक दिया है आपके 3,1। चाहे तो आप इसको ए, बी, सी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इस त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है ये तभी हम डिसाइड कर पाएंगे जब इसके तीनों भुजाओं की दूरी निकाल लेंगे। तो इन दोनों का दूरी निकालिए, और इन दोनों का दूरी, और इन दोनों का दूरी। अगर इन तीनों का दूरी बराबर आ जाता है तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। अगर इनमें से किसी दो भुजाओं की एक जैसा आता है, जैसे मान लीजिए कि ये आ गया 20 और ये भी आ गया 20, लेकिन ये 25 आ गया, तो इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे सर? समद्विबाहु त्रिभुज। और यदि इसके तीनों भुजाएं किसी का भी मान आपस में बराबर नहीं आया तो ये हो जाएगा आपके विषम बाहु त्रिभुज। ये इसका आंसर आपको बताना है, इसलिए हमने इन तीनों का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। और कहिएगा सर ये निकालेंगे कैसे? तो पहले इनको हम ए और बी मानेंगे और इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए x1 क्या हो जाएगा? 0, x2 क्या हो जाएगा? इसका -5, y1 क्या हो जाएगा? 6 और y2 क्या हो जाएगा आपके इसका 3। तो इस तरीके से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पर आप इसका दूरी निकाल लेंगे, फिर इसका दूरी और इसका दूरी। तो ये आपके लिए टास्क है, इसका आंसर आपको बताना है। हम चलते हैं 39वें नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। 39 में किसे प्रमाण की आवश्यकता होती है? देखिए, गणित में जितने भी प्रमेय हैं, थ्योरम है, उस सभी को प्रमाण की आवश्यकता होती है, प्रूव करने की आवश्यकता होती है, और अभिगृहित जो होती है उसको नहीं करना होता है। तो उसका आंसर आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है और कई बार आया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि हमें प्रमेय को हमेशा क्या करना पड़ता है? सिद्ध करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है, यानी प्रमाणित करना पड़ता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक इस तरीके का आपके सर्किल दिया हुआ है, सर्किल में ये O है और ये यहां से यहां तक इसका क्या है? व्यास कहिएगा। वृत्त के परिधि के एक छोर से दूसरे छोर को टच करने वाली पूरी जो रेखा होती है, केंद्र से होकर गुजरने वाली, वो वृत्त का व्यास होता है। और वृत्त का व्यास जो होता है आपके, वो वृत्त के त्रिज्या के 2 गुना होता है, यानी 2r के बराबर होता है। चलिए, उसके बाद इस लाइन को यहाँ पे टच किया है और इसको यहाँ किया है। बोला गया है कि ये जो एंगल है वो 50 डिग्री है। तो पूछा गया है यहाँ से एक स्पर्श रेखा है, ये क्या है? एक रेखा है। बोला गया है कि AB की वृत्त का एक जीवा है ना? AB वृत्त का एक जीवा है जिसमें OAC इसका व्यास है। OAC ये C है, ये O है और ये A है। ठीक है, कोई बात नहीं है सर। AB वृत्त का व्यास, AB वृत्त की जीवा है, ये जीवा है। ठीक है सर, AB। और उसके बाद बोला है कि AT बिंदु, ये A है और ये T है। AT बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा, ये बिंदु वृत्त पर स्पर्श रेखा। तो बोला कि कौन? BAT। कौन? BAT। बताइए क्या होगा? BAT यानी इस कोण की बात बोला है। तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, एक ही वृत्त खंड के एकांतर कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ये वृत्त खंड है, ये वृत्त खंड है, और इसी वृत्त खंड के ये जो एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण के बराबर होगा। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही समझ लीजिए। क्वेश्चन कहा गया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष यानी बाहरी अभिमुख अंतः कोणों के किसके बराबर होता है? तो देखिए, एक त्रिभुज है और त्रिभुज की कोई भी भुजा, यानी मान लीजिए कि ये A, B और C है, और मान लीजिए C भुजा को हम आगे बढ़ाएं, तो ये जो है ना बहिष कोण, इसको हम बोलते हैं बाहर का कोण। तो ये बहिष कोण जो होगा अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। मान लीजिए ये x है और ये y है, तो इसका मान हो जाएगा x प्लस y। सपोज करिए इसका हम इधर बढ़ा दिए, तो इसका मान लीजिए ये x है और ये z है, तो इसका मान हो जाएगा x प्लस z, ये डिग्री और ये डिग्री का मान। सपोज करिए हम इसको बढ़ा दिए, तो इसका जो मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा इसको छोड़ के, तो ये
एक्स वाई प्लस जेड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाया जाए तो उस बढ़ाई गई जो बहिष्कोण है, बनने वाला जो बहिष्कोण है, बाहरी का कोण है, वो अभिमुख यानी अंदर की कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, अंतर जो दो कोण है इसके अपने ये इसके नजदीक वाला कोण छोड़ के बाकी जो दो कोण है अंदर का कोण उसके योग के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी योग के बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर आधारित एक क्वेश्चन है कि हम एक त्रिभुज दे रहे हैं, इसका मान है 45 डिग्री, इसका मान है 15 डिग्री, तो आप बताइए कि इसका मान कितना होगा। इसको आपको आंसर करना है आपके कमेंट बॉक्स में। तो हम अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर यानी आमने सामने की भुजा बराबर है ना, सामने सामने की भुजा, यानी ये L है तो ये L, ये B है तो ये B है। तो जब समानांतर चतुर्भुज इस तरीके का बात कहे कि समानांतर चतुर्भुज में L और B चौड़ाई वाला समानांतर चतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल वही होता है जो आयत का होता है, यानी आयत की तरह बिहेव करता है। तो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसका आंसर हो जाएगा LB। LB आपके किस ऑप्शन में? L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 क्वेश्चन है कि यदि एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर है, घन किस तरीके का होता है? तो घन आपके इस तरीके का घन होता है। ठीक है, आप जो लूडो का छकरी देखे हैं वो घन होता है, और घन में आयतन निकालने के लिए इसके घन का भुजा है ना, घन का जो भुजा होता है वो ए होता है और सभी भुजा बराबर होता है। ठीक है, ये भी ए होगा, ये भी होगा और ये भी आपके ए होंगे। ठीक है, और इसका आयतन जो होता है घन का आयतन होता है आपके भुजा क्यू। क्या होता है सर? भुजा क्यू यानी साइड का क्यूब होता है, और इसी का मान दिया है। बोला कि सर आयतन बराबर दे दिया है आपके 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो भुजा क्यू होता है तो ए का क्यू, और ए के क्यू में 1728 सेंटीमीटर क्यू है। तो जब हम ए का क्यू हटाएंगे तो रूट अंडर क्यूब रूट चढ़ेगा 1728, और क्यूब रूट में खासियत क्या है कि जब आप किसी का घन रूट करते हैं तो इसके अंदर में इसका 3 जोड़ा में होना चाहिए, 3 के बदले 1 बाहर आता है। तो 1728 का क्यूब रूट होता है 12, यानी 12 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे तो ये आपके 1728 आएगा। तो इसलिए इसका ए का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर आपके किस ऑप्शन में है? तो आप देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, डेमी है और इसकी ऊंचाई, एक त्रिभुज मान लेते हैं, कोई भी त्रिभुज ABC, और त्रिभुज ABC का आधार जिस पे त्रिभुज टिका है वो त्रिभुज का आधार होता है। तो आधार की लंबाई दिया है कितना? 15 डेमी यानी डेकामीटर। ठीक है, और उसके बाद इसकी ऊंचाई क्या बोलते हैं? इसके शीर्ष को बेस से मिलाने वाली जो भुजा है ये उसकी ऊंचाई होती है, जिसको हम H से डिनोट करते हैं हाइट, और हाइट दिया है आपके कितने? 12 डेमी यानी डेकामीटर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुगुने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा? तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी इसका दुगुना करेंगे तो उसका क्षेत्रफल आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जब हमको आधार और ऊंचाई दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू आधार की लंबाई और गुने ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिए सर। तो 1/2 और आधार है आपके 15 डेमी और ऊंचाई है 12 डीएम। तो 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो 15 छक कितना हो जाएगा? 90, और डीएम तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? वर्ग में आता है, डेकामीटर स्क्वायर। अब बोला कि एक नया जो त्रिभुज है इसके डबल क्षेत्रफल वाला है, तो चलिए कोई एक और त्रिभुज बनाते हैं। तो इसका डबल क्षेत्रफल कितना होगा? तो 90 का डबल कर देंगे तो 180 डेकामीटर स्क्वायर। और बोला कि इस त्रिभुज का एक पार्ट दिया है क्या? आधार, ये दे दिया है भाई साहब, ये दिया है आपके 20 डेमी, है ना, और ये मान लेते हैं PQR, और क्षेत्रफल भी दे दिया है। तो इसके ऊंचाई बोल रहा है, तो ऊंचाई निकालने के लिए अभी हमने बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये दे दिया है कितना? तो 180 डेकामीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 है ना, और बेस तो B लिखते हैं आधार, और हाइट H बराबर 180 डीएम स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 हमको निकालना क्या है? B दे दिए हैं तो B हम 20 डीएम लिख देंगे, और H निकालना है तो H रहने देंगे और 180 डीएम स्क्वायर कर देंगे। 2 से काट देंगे 10 बार में,
तो h बराबर क्या आ जाएगा भैया 180 dm स्क्वायर बट्टा 10 dm। अभी dm से dm एक dm कट जाएगा और 10 से कट जाएगा एगो जीरो, तो h बराबर कितना आंसर हो जाएगा 18 dm। तो 18 dm आपके किस ऑप्शन में है, यानी 18 डेकामीटर, तो वो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है? तो जरूर आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सेट का, है ना। बोला है कि इसका बहुलक बताइए। तो हमने माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों का डिटेल वीडियो भी बनाया है और 1 अप्रैल को भी क्वेश्चन करवाया है जिसमें माध्य, माध्यक, बहुलक निकालने का तरीका बताया है। तो हम तो आपको बहुलक बता देते हैं। बहुलक का एक ही तरीका है कि इसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही इसका बहुलक होगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं खुली आंखों से तो आपको दिखेगा कि 9 कितनी बार आया है, 3 बार, और इससे ज्यादा बार कोई इसमें नहीं आया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बहुलक। आप भी सीख लीजिए, एग्जाम में इस तरीके से आपको बनाना है, तो बहुलक 9 हो जाएगा। अब आपको बताना है इसमें किसका माध्य क्या होगा और इसकी माध्यिका क्या होगी। माध्यिका मतलब माध्यक। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, तभी आपको अगले सेट का वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन फ्री में बांट रहा है नंबर, है ना। क्वेश्चन पूछा है से कम तोरण और से अधिक तोरण के कटान बिंदु का भुज क्या कहलाता है। इसको रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन हु बहु क्वेश्चन डिट्टो रिपीट करता है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन सेम चीज उठा कर रख देता है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। से कम तोरण और से अधिक तोरण के कटान बिंदु को हम माध्यक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में आप मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, मीडियन। चलिए कोई बात नहीं। 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 नंबर कहता है कि यदि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या दिया है, n स्क्वायर बट्टा 81, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि n बराबर क्या होगा, क्या प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, योग ना बोला, नहीं माध्य। तो पहले आप जान लीजिए कि प्रथम लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो सपोज करिए हम फॉर्मूला निकालने से पहले आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, फॉर्मूला खुद ब खुद बन जाएगा। आप देखिए प्रथम प्राकृत जो है विषम संख्या कहां से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। हम 5 प्रथम प्राकृत विषम संख्या लिए। प्राकृत विषम संख्या है ना, प्राकृत मतलब गिनती की संख्या, और विषम संख्या शुरू का, तो शुरू यहीं से होता है, तो यहाँ से 5 हो गया। तो इसका माध्य बोला निकालने के लिए ना, तो यदि हम इसका योग की बात करें तो योग कितना होगा, देखिए तो एक सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 25। इसका मतलब क्या ऐसे हम कह सकते हैं सर ये 5 संख्या है इसलिए इसका आंसर क्या है 25 है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि 5 संख्या इसलिए इसका 25 हो गया है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का योग का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहां से, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, एक और चीजें दिखाते हैं। देखिए 1 + 3 + 5 ये क्या है, तो स्टार्टिंग का 3 प्राकृत विषम संख्या है। अब इसको जोड़िए कितना होगा, 5 3 8 1 9, 9 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। यानी वो सर जितना प्रथम प्राकृत संख्या अगर उसका योग करना तो सीधे उसका स्क्वायर कर दीजिए, यही ना। 3 गो संख्या है, योग करना है हमको नहीं पता है, कुछ लंबा अब कह देंगे हम कि मान लीजिए कि प्रथम 20 n प्राकृत विषम संख्या का योग बोलेंगे, तब क्या करने जाइएगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, है ना, जोड़िएगा। है आपके पास उतना समय नहीं ना, आप क्या करेंगे, वो सर 20 को है लगातार n प्राकृत विषम संख्या है, सीधे 20 का स्क्वायर, तो कितने आ जाएगा सर 400। तो सर ये तो योग निकालने का तरीका बताया है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है, तो माध्य कुछ और नहीं है, औसत है। और औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, योग में जितना योग आया है, जितने संख्याओं का योग किया उस संख्या से भाग कर दीजिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 20 से भाग कर देंगे, 20 संख्या है तो 20 आ जाएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर,
तो यहाँ देखिए सर, यहाँ बताएं कि संख्याओं का योग निकालने के लिए n स्क्वायर और इसका क्या निकालना, माध्य, तो माध्य में हम n से भाग कर देते हैं, तो n से n कट गया तो बचा क्या सर, n। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लगातार प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का माध्य निकालना है तो सीधे आप n निकाल दीजिएगा। यानी अगर प्रथम पांच विषम संख्याओं का, तो प्रथम 5 कौन होगा, 1, 3, 5, 7 और 9। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना संख्या का बोला है वही उसका आंसर हो जाएगा। अब जोड़िएगा तो 9 7 16 5 21 3 24 1 25 और 25/5 करेंगे तो 5 आएगा। तो यही याद रखिएगा कि जब भी लगातार प्राकृत विषम संख्याओं का योग कहे तो n स्क्वायर और उसका माध्य कहे तो n। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पर आता है। तो क्वेश्चन का माध्य दे दिया है कि n स्क्वायर बट्टा 81 है। यानी हमको पता चल गया सर कि माध्य अगर निकालना है तो n संख्या का तो सीधे n होता है, और इसी का मान दे दिया कितना, n स्क्वायर बट्टा 81। कुछ नहीं करना, n से n काट देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, 81। मतलब हमका बोकवा बना रहा था, 81 दे ले, बस वो आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, करेक्ट। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला को रटना नहीं है बल्कि फॉर्मूला को समझना है। और गणित जो है समझने की चीज होती है, रटने की चीज नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ध्यान दीजिएगा। गणित में जो है ना, त्रिकोणमिति में आखिरी का 3 क्वेश्चन 2024 के हर शिफ्ट में जो आखिरी का 3 क्वेश्चन है 47, 48, 49, 50, उस सभी त्रिकोणमितीय से पूछता है। ठीक है, और त्रिकोणमिति से बड़ा आसान क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन आपका कभी कभी टफ कर देता है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का है। 48 क्वेश्चन देखिए, 48 कर है कि 5 cos थीटा अब प्लस 12, इसका बोला है कि न्यूनतम मान कितना होगा। तो हम त्रिकोणमिति के यह सवाल नहीं कराते, क्योंकि त्रिकोणमिति के हम सभी क्वेश्चन 2024 के करवा चुके हैं, और ये वीडियो ये बात हम 1 अप्रैल 2024 के भी क्वेश्चन करवाए, उसमें भी बात किए हैं, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन को हम बता देते हैं कि इसका न्यूनतम मान बोला है, इसका मतलब है कि पूरा मान 0 होगा तो कम से कम 12 मान आएगा। आप समझिए चीजों को। अगर हम बोले कि x + 5, इसका सबसे कम मान कब आएगा, जब x 0 हो जाएगा तभी ना मान आ जाएगा 5। चूंकि आप किसी संख्या को तो 0 नहीं कर सकते हैं, संख्या जितना है उतना तो रहबे करेगा। 0 आप किसको करिएगा, x y z जो चर मान है। तो अगर हम x को 0 करेंगे तो न्यूनतम होगा, और x का मैक्सिमम मान कितना होगा, इसका सबसे अधिकतम मान कितना होगा, तो x का जो सबसे हाईएस्ट मान होगा वही उसका अधिकतम मान होगा। तो चूंकि x का मान तो नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि साइन और कॉस ये आपके त्रिकोणमिति में इसमें मैक्सिमम मान होता है। तो साइन का मान 0 से लेके 1 तक मैक्सिमम होता है, सेम कॉस का भी 0 से 1 तक होता है। तो अगर इसमें न्यूनतम की बात बोला है, तो अगर ये पूरे पार्ट 0 हो जाए तो खाली यही मान तो हो जाएगा न्यूनतम, लेकिन अधिकतम की बात करेगा तो कॉस का जितना ज्यादा मान होगा वहां ही रखेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो अधिकतम होगा। तो हम आपको न्यूनतम मान बता रहे हैं, आपको बताना है अधिकतम मान। तो न्यूनतम के लिए हम क्या करेंगे, cos 0 का मान, cos 90 0 का मान हो जाता है 1, और cos 90 का मान होता है 0। तो हम यहाँ cos 90 रख देंगे, यानी cos का मान 0 रख देंगे। तो 0 गुने 5 ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 12। तो 12 इसका क्या हो गया, न्यूनतम मान, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। आपको बताना है इसका अधिकतम मान कितना होगा, और अधिकतम मान भी इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 49 नंबर सवाल पर आइए ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है। इस क्वेश्चन का मान पूछा है, तो ये मान अगर आपको जानना है ना, आई क्वेश्चन खुद से बनाना है, तो त्रिकोणमिति के पूरे कॉन्सेप्ट वाला वीडियो को जाके देख लीजिए। उसमें हमने सारे डिटेल या त्रिकोणमिति के हम पूरे सेपरेट खाले किसका, तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला का वीडियो हमने अपलोड किया है, उसमें आप देखिए तो वहीं से बन जाएगा। वहां फार्मूला कहता है कि cosec 90 - थीटा को हम लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 1। इसका करेक्ट आंसर हो गया 1। कितना सिंपल सवाल है। यदि आप फार्मूला याद रहेगा तो चुटकियों का इसको लिखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको समझाने के लिए हम लिखे हैं। फार्मूला होता है कि cosec 90 - थीटा बराबर होता है सेक थीटा। अब यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं 1 +
tan स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले हमने उस फॉर्मूले वाले वीडियो में देखे हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इस सवाल को हम करते हैं। सवाल क्या कर, देखिए ये क्वेश्चन है 50 आखिरी सेट का है ना। ये क्वेश्चन में दिया है कि tan थीटा का मान दे दिया है, अब पूछा है किसका मान बताइए, है ना। तो tan थीटा का जो मान होता है साइन कॉस में, आपको याद होना चाहिए दो तरीके का होता है साइन से लेकर tan कॉट तक। एक तो आपके लंब कर्ण आधार पे आधारित होता है और दूसरा होता है tan कॉट का मान जो कि साइन कॉस के फॉर्म में होता है। तो tan थीटा बराबर होता है आपके साइन थीटा और बट्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और बट्टा साइन थीटा। तो इसको याद रखना है, कुछ नहीं करना है। tan थीटा है तो tan थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। देखिए तो tan थीटा का ही मानना है साइन बट्टा कॉस, तो साइन बट्टा कॉस लिख दिए और इसके बराबर है 3/4। अब यहां से हमको मिल गया कि साइन का मान है 3 और कॉस का मान है 4। तब जहां जहां साइन है वहां 3 बैठा दीजिए, जहां जहां कॉस है वहां 4 बैठा दीजिए। तो 4 साइन थीटा है तो साइन थीटा का मान 3, तो 3 माइनस कॉस थीटा तो कॉस का 4, फिर 4 लिख दिए गुना साइन थीटा का मान 3 और प्लस में 4। कितना हो गया 4 तिया 12, 12 में से 4 गया तो 8, 4 तिया 12 और 12 4 कितना हो गया 16। जब इन दोनों को काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 12, 16 और 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। 1/2 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे कि 1/2 आपके है ऑप्शन नंबर सी में। तो ये रहे आज के आपके पूरे 25 क्वेश्चन। कहिएगा सर ऐसे कैसे 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आप छोड़ दिए, तो वो क्वेश्चन हम करवाएंगे थियरी के साथ। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है जो कि साधारण ब्याज से है, और वो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आप 2 मिनट में नहीं समझ पाएंगे। पहले इंस्टॉलमेंट को समझाना होगा, फिर इंस्टॉलमेंट के पूछे गए सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से करेंगे। फिर हम देखेंगे इसके 2 सेट और बच गए हैं, आपके 5 अप्रैल को और 6 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन, उसको भी हम जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि समय की पाबंदी है इस वजह से नहीं ला पाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक दिखेगा और वीडियो को देखने के लिए आप इसको फुल स्क्रीन में करिएगा तो ज्यादा मजा आएगा देखने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।